चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज हमारे टेबल पर जो रिसर्च और डेटा है उसका विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। और आज का जो टॉपिक है ना, द डायनामिक्स ऑफ शेल ऑयल एंड ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स। हाँ, यही। इस चर्चा का लक्ष्य एक ऐसी कहानी को समझना है जो मतलब किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। सही कहा। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक फाइनेंशियल तरीके ने, यानी सिर्फ पेपर पर लिखे गए एक कॉन्ट्रैक्ट ने पूरी की पूरी एक हैवी ऑयल इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। और साथ ही हम उस अदृश्य दुनिया का पर्दाफाश करेंगे जहां आम चीजें जैसे तेल, सोना और गेहूं स्टॉक मार्केट के पीछे बैठकर दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। एग्जैक्टली। ये समझना बहुत जरूरी है। ये विषय इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जब लोग ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं तो उनका ध्यान कहाँ जाता है? बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पर या नए सॉफ्टवेयर पर या अपने शेयर मार्केट के मकार के उधार पर। हाँ, पर असल में ये पूरी दुनिया इन्हीं कमोडिटीज के आसपास घूमती है। आज की ये चर्चा सिर्फ जमीन से तेल निकालने की फिजिकल कहानी नहीं है। तो किस बारे में है? ये फ्यूचर्स, ऑप्शंस और ग्लोबल मार्केट्स के उस विशाल अदृश्य नेटवर्क की कहानी है जहां उत्पादक और खरीदार भविष्य के अनिश्चितताओं से खेलते हैं और अपने अस्तित्व को बचाते हैं। बिल्कुल। एक तरह से ये रिस्क को मैनेज करने की सबसे पुरानी और साथ ही सबसे आधुनिक विधि है। तो इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। जब भी एक आम इंसान किसी तेल के कुएं या ऑयल वेल के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या छवि आती है? वैसे आमतौर पर तो यही लगता है कि जमीन में गड्ढा खोदा और तेल निकल आया। हाँ, शायद इसे एक नारियल की तरह देखा जाता है। जैसे नारियल में एक छेद किया, एक पाइप डाला और अंदर से सारा पानी आसानी से बाहर आ गया। सही एग्जाम्पल है। और जो नोट्स हम देख रहे थे उनके हिसाब से बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑयल वेल्स के लिए ये बात सच भी है। वहां तेल निकालना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन अमेरिका के पास एक अलग ही तरह का तेल था जिसे हम शेल ऑयल कहते हैं। ये तेल किसी नारियल के पानी की तरह आसानी से बहने वाला नहीं था। नहीं, ये तो सख्त चट्टानों के बीच रॉक्स के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था। इससे बाहर निकालना एक बहुत बड़ा सरदर्द था और उससे भी बड़ी बात, ये बेहद महंगा था। दशकों तक इस तेल को निकालना आर्थिक रूप से कोई समझदारी का काम नहीं माना जाता था। और वहां पे टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और फ्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज समय के साथ बेहतर होती गईं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, यूएस में इस शेल ऑयल का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। पहले अमेरिका अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी देशों पर निर्भर था, खासकर मिडिल ईस्ट पर। वो भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता था। पर अब वो अपने ही देश की जमीन से निकले शेल ऑयल का इस्तेमाल करने लगा था। मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं जो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। हाँ, 2008 से 2010 वाला ट्रेंड ना। एग्जैक्टली। 2008 से 2010 के दौरान अमेरिका लगभग 5 मिलियन बैरल तेल हर दिन उत्पादन कर रहा था। ये एक स्टेबल नंबर था। लेकिन मिड 2013 आते आते ये उत्पादन अचानक बढ़कर लगभग 7.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। ये एक उत्पादन के नजरिए से बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उछाल था। और इस उछाल का असर सीधा ग्लोबल बाजार पर पड़ा। अमेरिका की जो निर्भरता थी इंपोर्टेड तेल पर, वो तेजी से कम होने लगी। वो अपना ही तेल ज्यादा कंज्यूम करने लगे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ गई। कीमतें थोड़ी नरम पड़ी और खपत और बढ़ गई। अब सोचिए, जो देश दशकों से अमेरिका को तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे, उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी। ऑब्वियस सी बात है, उनका सबसे बड़ा कस्टमर अब खुद का तेल निकाल रहा था। यही वो मोड़ है जहां जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आपस में बुरी तरह टकराते हैं। हमारी रिसर्च में ओपेक का विस्तार से जिक्र है। ओपेक यानी उन बड़े तेल उत्पादक देशों का संगठन जो दुनिया भर में तेल की सप्लाई और उसकी कीमतों को कंट्रोल करते हैं। सही। जब ओपेक ने देखा कि अमेरिका खुद का शेल तेल निकाल रहा है और ग्लोबल मार्केट में उनका अपना शेयर कम हो रहा है, तो उन्हें एक लंबी आर्थिक चोट का डर सताने लगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने फैसला किया कि प्रैक्टिकली प्रति बैरल कम मुनाफा कमाना मंजूर है, पर मार्केट शेयर खोना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। इसलिए उत्पादन घटाने के बजाय उन्होंने अपना तेल उत्पादन और बढ़ा दिया ताकि क्रूड ऑयल की ग्लोबल कीमतें तेजी से नीचे गिरें। एक तरह से ओपेक का प्लान बिल्कुल साफ था, कीमतें इतनी गिरा दो कि यूएस शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स की लागत भी ना निकल पाए और उन्हें मजबूरन अपना बिजनेस बंद करना पड़े।
क्योंकि दोनों के तेल निकालने की लागत में जमीन आसमान का अंतर था। डेटा के मुताबिक मिडल ईस्ट में ट्रेडिशनल तरीके से तेल निकालने का खर्च कुछ जगहों पर सिर्फ 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल होता था। उनका तेल असल में उस नारियल पानी की तरह था, जबकि यूएस शेल ऑयल, जिसे सख्त चट्टानों को तोड़कर निकालना पड़ता था, उसका खर्च 50 से 70 डॉलर प्रति बैरल तक था। और उस वक्त क्रूड ऑयल लगभग 90 से 100 डॉलर पर चल रहा था। तो ओपेक ने सोचा होगा कि अगर कीमत 40 या 50 डॉलर तक आ जाए तो अमेरिका की शेल इंडस्ट्री अपने आप दम तोड़ देगी। प्लान साफ जरूर था, पर ये ओपेक के लिए एक बहुत बड़ा जुआ था, यानी गैम्बल। वो अपने ही देशों की आमदनी काट रहे थे सिर्फ मार्केट शेयर बचाने के लिए। लॉजिकली लगता था कि अमेरिका की शेल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक फिजिकल इंडस्ट्री जिसका खर्च 70 डॉलर है, वो 40 डॉलर के दाम पर जिंदा कैसे रह सकती है। मार्केट ऑब्जर्वर्स भी यही मान रहे थे कि यूएस प्रोड्यूसर्स आर्थिक रूप से इस झटके को झेल नहीं पाएंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पर मार्केट हमेशा सीधे लॉजिक या सिर्फ फिजिकल खर्चों पर नहीं चलता। और यहाँ कहानी में सबसे मजेदार मोड़ आता है। आश्चर्यजनक रूप से यूएस शेल ऑयल वेल्स बंद नहीं हुए, उन्होंने खुद को बचा लिया। और उन्होंने ये किसी नई मैजिकल ड्रिलिंग मशीन से नहीं किया, उन्होंने ये फाइनेंशियल मार्केट के जादू से किया। उन्होंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बेहद चालाकी और समझदारी से इस्तेमाल किया, जिसे हेजिंग कहा जाता है। असल में ये एक तरह का आर्थिक इंश्योरेंस है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें मार्केट के दो मुख्य खिलाड़ियों को जानना होगा। एक है स्पेक्युलेटर और दूसरा है हेजर। ये कमोडिटीज मार्केट का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इन्हीं दो तरह के लोगों से पूरा सिस्टम चलता है। पहले बात करते हैं स्पेक्युलेटर की। ये वो पार्टी है जो भविष्य की कीमतों पर दाव लगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। उनका मकसद असली तेल के बैरल को खरीदना या अपने घर में स्टोर करना नहीं होता, उन्हें बस प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाना होता है। दूसरी तरफ होता है हेजर। हेजर वो फिजिकल उत्पादक या खरीदार है जिसे मुनाफे से ज्यादा अपने रिस्क को कवर करने की फिक्र होती है। यूएस शेल प्रोड्यूसर्स यहाँ पर हेजर्स थे। इन्हें एक तरह का इंश्योरेंस चाहिए होता है, यानी भविष्य की कीमतों की गारंटी, ताकि अगर मार्केट गिरे तो उनका बिजनेस तबाह ना हो। तो एक तरह से स्पेक्युलेटर्स, जिन्हें लोग अक्सर मार्केट का विलन समझते हैं या सोचते हैं कि वो सिर्फ सट्टा लगा रहे हैं, असल में वही हैं जो इस पूरे सिस्टम को आसानी से चलने देते हैं। बिल्कुल, उनके बिना तो हेजर्स अपना रिस्क कवर ही नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी लाना स्पेक्युलेटर्स का ही काम है। लिक्विडिटी को ऐसे समझिए जैसे एक भरा हुआ बाजार। अगर किसी को अपनी गाड़ी बेचनी है और वो एक ऐसी सुनसान सड़क पर खड़ा है जहां दिन में एक ही खरीदार आता है, तो उसको गाड़ी बेचने में महीनों लग जाएंगे या दाम बहुत कम मिलेगा। पर अगर वही इंसान एक विशाल ऑटो एक्सपो में खड़ा है जहां हजारों खरीदार तुरंत कैश देने को तैयार हैं, तो गाड़ी तुरंत और सही दाम पर बिक जाएगी। यही बात है, स्पेक्युलेटर्स मार्केट में यही भीड़ और चहल पहल बनाते हैं। वो हर वक्त खरीदने और बेचने को तैयार रहते हैं, जिससे हेजर्स को जब भी अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेचना हो, उन्हें तुरंत खरीदार मिल जाता है। इस रिस्क को कवर करने के लिए यूएस शेल प्रोड्यूसर्स ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। जो नोट्स हम पढ़ रहे थे उसमें एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, चलिए इसको वैसा का वैसा ही देखते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह दिखता है कि पार्टी ए वादा करती है पार्टी बी को 8 जून 2026 को $90 प्रति बैरल के हिसाब से 200 बैरल बेचने का। इसका मतलब ये है कि इस भविष्य की तारीख पर चाहे क्रूड ऑयल का दाम मार्केट में $40 हो जाए या $150, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोनों को $90 का दाम ही मानना पड़ेगा। और कोई भी पार्टी इस वादे से पीछे नहीं हट सकती। इस एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे दोनों पार्टियों की अलग अलग चिंताएं छिपी होती हैं। पार्टी ए, जो कि हमारे उदाहरण में शेल ऑयल प्रोड्यूसर है, उसको डर होता है कि भविष्य में दाम $90 से नीचे गिर जाएंगे, इसलिए वो इस दाम पर खुद को लॉक करना चाहती है। वहीं पार्टी बी को डर होता है कि दाम $90 से ऊपर चले जाएंगे, इसलिए वो भी इस दाम को फिक्स करना चाहती है। जब 8 जून 2026 आएगा तो दोनों में से आर्थिक रूप से कोई एक ही पार्टी फायदे में रहेगी। इसके अलावा डेटा में ऑप्शंस का भी जिक्र है, ये फ्यूचर से थोड़ा अलग होते हैं। हाँ, इसमें किसी एक पार्टी के पास ये विकल्प यानी ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, और अगर उसके फायदे में ना हो तो वो इनकार भी कर सकती है। ऑप्शंस को समझना हो तो ये वैसा ही है जैसे किसी फ्लैट को रेंट करने से पहले दिया गया टोकन अमाउंट। अगर फ्लैट पसंद ना आए या प्लान बदल जाए तो आप अपना टोकन छोड़कर पीछे हट सकते हैं। आपको पूरा रेंट देने की जरूरत नहीं है।
ठीक वैसे ही ऑप्शंस मार्केट में इस सुविधा के लिए पार्टी को शुरुआत में एक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। अगर उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं करना तो उनका सिर्फ वो प्रीमियम का पैसा डूबता है। और इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके यूएस शेल इंडस्ट्री ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। जब तक ओपेक अपनी मीटिंग करके सप्लाई बढ़ाने और दाम गिराने का फैसला करता, उससे बहुत पहले ही चालाक यूएस शेल प्रोड्यूसर्स ने आगे के सालों के लिए ऊंची कीमत पर फ्यूचर्स बेच दिए थे। हाँ, जैसे $90 या $100 पर। जब क्रूड ऑयल के दाम तेजी से गिरकर $50 के करीब आए, तब ओपेक को लगा कि अब शेल वेल्स बंद होंगे। पर उन प्रोड्यूसर्स पर उतना असर नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक कर चुके थे। गिरे हुए मार्केट में भी उन्हें पेपर पर अपने तेल का ऊंचा दाम मिल रहा था। इस फाइनेंशियल हेजिंग ने उन्हें सबसे कीमती चीज दी, समय। उन्हें अचानक धंधा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें समय मिल गया अपनी तकनीक को और सुधारने का, अपनी ड्रिलिंग टेक्निक्स को बेहतर करने का और आखिरकार अपनी $50 से $70 की लागत को धीरे धीरे कम करने का। नतीजा ये निकला कि आर्थिक तौर पर गिरने के बजाय वो मार्केट में डटे रहे। और आज हालात ये है कि यूएस ऑयल प्रोडक्शन अपने ऐतिहासिक और सबसे ऊंचे स्तर पर है। एक फिजिकल इंडस्ट्री को एक फाइनेंशियल टूल ने पूरी तरह बचा लिया। शेल ऑयल की इस कहानी ने हमें दिखाया कि पेपर पर लिखे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे जमीन के उद्योगों को बचाते हैं। पर ये जादू सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। अगर हम पर्दा उठाकर देखें तो हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो गेहूं हो या तंबा, इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर चल रही हैं। दुनिया की असली इकोनॉमी इन कमोडिटीज एक्सचेंजेस में तेजी से चलती है। और ये एक्सचेंजेस कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी-कभी ये मार्केट्स विशेष अवसरों पर, वीकेंड्स पर भी खुलते हैं। जैसे भारत में 1 फरवरी को, क्योंकि उस दिन देश का एनुअल बजट पेश किया जाता है। ट्रेडर्स और हेजर्स को तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत होती है। तो इस विशाल कमोडिटीज मार्केट को थोड़ा और खोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी हिस्सा ऑयल एंड एनर्जी का आता है। इसमें क्रूड ऑयल तो सबसे आगे है ही, जिसके दाम लगातार जियोपॉलिटिक्स से तय होते हैं। पर इसके अलावा नेचुरल गैस भी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, खासकर हीटिंग और पावर जनरेशन के लिए। लेकिन गैस की एक बहुत बड़ी फिजिकल मजबूरी है, इसको ट्रांसपोर्ट करना। तेल को तो आप किसी भी ड्रम या टैंकर में भर के भेज सकते हैं, पर नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल है। इसके लिए बहुत लंबी और महंगी पाइपलाइंस बिछानी पड़ती हैं। या फिर इसे बेहद ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में विशेष टैंक्स में ले जाना पड़ता है। इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या खराबी की वजह से इसके दाम बेहद वोलेटाइल होते हैं, यानी अचानक उतार चढ़ाव वाले। एनर्जी सेक्टर में एक और नाम है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है कोल, यानी कोयला। दुनिया चाहे कितनी भी ग्रीन एनर्जी की बात करें, डेटा दिखाता है कि कोयला आज भी बहुत जरूरी है। यह सस्ता होता है और इसकी डिमांड सीजनल होती है। पावर प्लांट्स और स्टील उत्पादन में कोयले का दबाव आज भी सबसे ज्यादा है। पर एक चीज जो कोयले के दाम को तुरंत असर करती है, वो है सरकारी फैसले। मान लीजिए किसी देश ने अचानक कोयले के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए, तो ग्लोबल मार्केट में कोयले की कीमतें आसमान छू लेती हैं। यहाँ भी हेजर्स अपना रिस्क इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए मैनेज करते हैं। अब अगर हम धातुओं यानी मेटल्स की तरफ चलें तो वहाँ एक अलग ही दुनिया है। एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, जिंक, निकल, टिन, ये सब इस लिस्ट में आते हैं। और जब भी हम इन बेस मेटल्स की बात करते हैं तो एक देश का नाम सबसे ऊपर आता है, चाइना। चाइना का इन मेटल्स पर सिर्फ माइनिंग में ही नहीं बल्कि उनकी रिफाइनिंग में भी बहुत बड़ा दबदबा है। कुछ महत्वपूर्ण मेटल्स की तो 50 से 60% ग्लोबल सप्लाई अकेले चाइना से आती है। अगर चाइना की फैक्ट्रीज में काम धीमा होता है तो पूरी दुनिया के मेटल मार्केट में भारी उथल-पुथल मच जाती है। इन मेटल्स की दुनिया में डिमांड और सप्लाई की साइकिल लगातार घूमती रहती है, और इनमें सबसे खास स्थान रखता है कॉपर यानी तांबा। फाइनेंस की दुनिया में लोग इसे मजाक में डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं। डॉक्टर कॉपर? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर की खपत किसी भी देश की इंडस्ट्रियल हेल्थ यानी उसके अर्थव्यवस्था की स्थिति को डायग्नोस करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है। अच्छा। जब भी नए उद्योग लगते हैं, नई बिल्डिंग्स बनती हैं या नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, वहां कॉपर का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। वायर्स में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर ग्लोबल मार्केट में कॉपर की डिमांड और दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है दुनिया भर में डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से चल रहा है। और अगर कॉपर के दाम गिरने लगें तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है। ये बेस मेटल्स तो हमारी फिजिकल दुनिया बनाते हैं, पर कीमती धातु यानी प्रेशियस मेटल्स का अपना एक अलग ही आकर्षण और आर्थिक लॉजिक है। गोल्ड और सिल्वर। हमारी रिसर्च बताती है कि गोल्ड की डिमांड हमेशा लगातार बनी रहती है। हालांकि इसका ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है,
पर गोल्ड का मुख्य काम एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह होता है। जब दुनिया भर में डर का माहौल होता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो लोग और बड़े-बड़े देश इसमें अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को भारी मात्रा में खरीदते और रिजर्व करके रखते हैं, और उनका ये खरीदना या बेचना गोल्ड मार्केट को हिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर यानी चांदी की कहानी पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल गई है। इसको भी सिर्फ जेवर या छोटे मोटे कामों के लिए देखा जाता था, पर अब चांदी के दाम में एक तेजी आई है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल बनने वाले हर सोलर पैनल में, हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी का महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। तो चांदी अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही, बल्कि एक ऐसी इंडस्ट्रियल धातु बन गई है जिसकी मांग फ्यूचर टेक के साथ बढ़ती ही जा रही है। और आखिर में उस सेक्टर का जिक्र करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बल्कि हमारी थाली को सीधे तौर पर छूता है, कृषि उत्पाद या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। ये एक ऐसी मार्केट है जहां आप चाहे कितनी भी अच्छी हेजिंग कर लें, मौसम आखिरी फैसला करता है। वीट यानी गेहूं की ही बात करें, गेहूं पूरी तरह से बारिश और मौसम पर निर्भर करता है। दुनिया के किसी एक हिस्से में सूखा पड़ने से पूरी फसल बर्बाद हो सकती है कि अपने देश में रोटी महंगी ना हो। पर उस बैन का नतीजा ये होता है कि ग्लोबल मार्केट में गेहूं के दाम और तेजी से बढ़ जाते हैं। यहाँ का बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल ऐसी ही हालत कॉर्न यानी मक्के के साथ भी है। कॉर्न मार्केट में बहुत ही लिक्विड कमोडिटी है। इसे खरीदने और बेचने वाले हजारों स्पेक्यूलेटर्स और हेजर्स हर रोज एक्टिव रहते हैं। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि कॉर्न अब सिर्फ इंसानों या जानवरों के खाने की चीज नहीं बची। हमारे नोट्स के अनुसार कॉर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होने लगा है, जो कि गाड़ियों के ईंधन में मिलाया जाता है। इसके अलावा अनेक इंडस्ट्रियल कामों में भी इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो फूड वर्सेस फ्यूल की ये जो चर्चा है वो इस मार्केट को और भी पेचीदा बना देती है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, हर जगह यही खेल चल रहा है। चाहे चट्टानों से निकलने वाला शेल ऑयल हो, चाइना से आने वाला कॉपर हो, या खेत में उगने वाला गेहूं। इन सभी कमोडिटीज के पीछे एक ही संतुलन काम करता है। एक तरफ हेजर्स हैं जिन्हें इंश्योरेंस चाहिए अपनी फसल, अपने तेल या अपने फिजिकल बिजनेस के लिए, और दूसरी तरफ स्पेक्यूलेटर्स हैं जो ठीक वक्त पर भीड़ बनाकर इस पूरे मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं ताकि ये खरीद फरोख्त बिना रोके चलती रहे। यही दोनों मिलकर इस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को आसानी से चलाते हैं। ये पूरा सिस्टम इस बात का प्रतीक है कि पर्दे के पीछे चलने वाली ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ही असल में तय करते हैं कि दुनिया भर की सप्लाई चेन्स और इंडस्ट्रीज कल सुबह जिंदा रहेंगे या नहीं। जैसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स ने शेल प्रोड्यूसर्स को वक्त दिया कि वो खुद को बचा सके, वैसे ही ये पूरा कमोडिटीज मार्केट रोजमर्रा के बिजनेस और प्रोडक्शन को आगे बढ़ने का साहस देता है। अगर किसान को ये भरोसा ना हो कि 6 महीने बाद उसकी फसल का क्या दाम मिलेगा, तो शायद वो बीज ही ना बोए। हेजिंग उसे ये भरोसा देती है। तो चलिए इस सबको आम जिंदगी से जोड़ते हैं। सुनने वालों के लिए ये सब क्यों मायने रखता है? जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, चाहे गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में तेल भरवाना हो, घर में हीटर या एसी चलाने के लिए बिजली का आना हो, या सुबह टेबल पर रखी ब्रेड का टुकड़ा हो, ये सब आपस में इस अदृश्य कमोडिटीज मार्केट से गहराई से जुड़े हैं। स्पेक्यूलेटर्स के लगाए गए दांव, हेजर्स का खरीदा गया इंश्योरेंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का ये बड़ा जाल, इसकी शुरुआत एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट से होती है और असर सीधा हमारी पॉकेट पर बढ़ता है। वो एक वादा जो पार्टी ए ने पार्टी बी से भविष्य के लिए किया था, वही तय करता है कि अगले हफ्ते बाजार में आटे की कीमत क्या होगी। ये पूरी दुनिया एक ऐसी चेन है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम एक नया और विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर हम सभी को खुद सोच विचार करना चाहिए। आज हमने ये पूरी तरह समझ लिया कि फाइनेंशियल हेजिंग और तकनीकी विकास ने यूएस शेल ऑयल को ओपेक की आक्रामक रणनीतियों से बचा लिया। एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट ढाल बन गया। पर एक सवाल उठता है, अगर भविष्य में कोई बिल्कुल ही नया एनर्जी सोर्स, जैसे कि बड़े पैमाने पर आने वाली रिन्यूएबल एनर्जी या फ्यूजन टेक, अचानक ओपेक और ट्रेडिशनल ऑयल दोनों को एक साथ चुनौती दे दें, तो क्या होगा? सूर्य की रोशनी और हवा किसी जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी की मोहताज तो नहीं है। क्या तब ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और हेजिंग उस पुरानी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को बचा पाएंगे, या फिर दुनिया का मार्केट एक ऐसी नई दिशा में चला जाएगा जहां पुराने तरीके और इन हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का कम से कम एनर्जी सेक्टर में कोई वजूद ही नहीं बचेगा? जब तेल की जरूरत ही नहीं रहेगी तो ओपेक और शेल प्रोड्यूसर्स के बीच की ये टक्कर और ये कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे।
ये एक ऐसी संभावना है जिसे आगे चलकर और गहराई से समझना होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे बढ़ता रहता है और जो तकनीक या फाइनेंशियल टूल आज किसी को बचाती है, कल शायद नए बदलाव के आगे वही बेसर हो जाए। सही बात है, टाइम के साथ सब बदलता है। तो आज के लिए इस डीप डाइव में इतना ही। इस बदलती और आश्चर्यजनक दुनिया पर नजर बनाए रखें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।